तो आप खून लेते हैं, उसे न्यूरॉन्स में बदलते हैं, जो आपके दिमाग का नक्शा है। बिल्कुल सही। हम इसे फ्रंटल कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में बदलते हैं, जो दिमाग का मनोरोग से जुड़ा हिस्सा है। एक ब्लड टेस्ट से। एक साधारण खून के नमूने से, एक साधारण ब्लड टेस्ट से, जैसे आप कोई भी दूसरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपका अनुभव बिल्कुल वैसा ही होता है। आप खून लेते हैं, आप एक नक्शा बनाते हैं कि फ्रंटल कॉर्टेक्स कैसा दिखता है। हम एक तरह से फ्रंटल कॉर्टेक्स का स्वरूप समझते हैं। और फिर क्या? फिर हम इसे उन दवाओं के संपर्क में लाते हैं जो मरीज को आम तौर पर आजमानी पड़ती हैं, और फिर हम उन दवाओं को रैंक करते हैं कि किस दवा का आपके न्यूरॉन्स पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। आज मेरे साथ स्टूडियो में तालिया कोहिन सोलाल हैं, जो न्यूरो केयर की सह संस्थापक और सीईओ हैं। ये कंपनी मानसिक स्वास्थ्य के प्रिसिजन मेडिसिन क्षेत्र में काम करती है। स्वागत है तालिया। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद फ्लो। तालिया, आपने कुछ खास किया है। मैं चाहती हूँ लोग जानें आपने क्या किया और वहाँ कैसे पहुँची। जो आपने किया है वो ये है कि आपने एक ब्लड टेस्ट विकसित किया है जो लोगों को ये बताता है कि कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की दवा, डिप्रेशन की दवा उनके लिए उपयुक्त है। क्या मैं गलत हूँ? ये सही है। इसका मतलब है कि आपने ट्रायल और एरर को हटा दिया, जो कई लोगों के लिए डरावना होता है, क्योंकि अलग अलग गोलियाँ सब पर अलग असर करती हैं। ज़रा शुरुआत से बताइए, आप एक ब्रेन साइंटिस्ट हैं, ये सब कैसे शुरू हुआ? मुझे लगता है कि ये सब सबसे पहले तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र कितनी बुरी स्थिति में है। मेरे अपने करीबी लोग हैं, जैसे हम में से कई लोगों के होते हैं जो मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और सालों तक उनके लिए सबसे अच्छी दवा खोजने की कोशिश करते रहे, और उस पूरे समय का असर उनके अपनों पर, उनके करियर पर पड़ता रहा। और दुर्भाग्य से यही अंत नहीं है, कई लोग जान भी ले लेते हैं। ये मामूली या सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये दिल तोड़ने वाला है और कई लोगों को बहुत दर्द देता है। और ये तो और भी बुरा होता जा रहा है ना? ये और भी बुरा होता जा रहा है। हमें मानसिक स्वास्थ्य महामारी के बारे में थोड़ा बताइए, सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये अलग अलग चरणों में चल रहा है। सबसे पहले कोविड ने बहुत सारी अनिश्चितता, अकेलापन, अलगाव और डर पैदा किया, और इससे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाओं में वाकई बढ़ोतरी हुई। इसके बाद हमारे पास जेन जी की आबादी में जो हो रहा है वो है जहां 25% लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं। 56% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य बीमारी का पता चला है। जेन, जेड संयुक्त राज्य अमेरिका में ये एक निदान है। ये एक महामारी है। ये एक महामारी है और लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और हम अभी भी इसे हृदय, जिगर या दिल की बीमारी से अलग बीमारी की श्रेणी में डाल रहे हैं। क्या आप कह रही हैं कि इसे अभी भी थोड़ा कम गंभीरता से लिया जाता है या फिर अभी भी इस पर कलंक लगा हुआ है? दोनों। मुझे लगता है कि ये आज 10 साल पहले की तुलना में कहीं बेहतर है, ये निश्चित है। लेकिन इसे अभी भी बहुत हल्के में लिया जाता है, और आप जानती हैं लोग तब तक नहीं समझते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती कि उन्होंने इसे बहुत हल्के में लिया था। वाह! इसे जल्दी हल नहीं किया जाता। लोग ट्रायल और एरर की स्थिति सहन कर लेते हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में दवा का अभ्यास ऐसा नहीं है। ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है। तो अच्छा, तो आप अपने आसपास देखकर, ये जानकर कि आपके बहुत से जानने वाले या करीबी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वहाँ से ये कैसे तय करती हैं कि अरे, मैं ही वो इंसान बनूंगी जो इसे हल करेगी? तो सबसे पहले मैंने एकेडमिक शोध में करियर चुना। सही है। मैं जानती थी कि मैं तुरंत हल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बीमारियों के तंत्र को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में योगदान देना चाहती थी। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पीएचडी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक के दौरान मनोरोग संबंधी बीमारियों के तंत्र समझने के लिए कई एकेडमिक अध्ययन किए। मैं इस बात से निराश थी कि मैं मरीजों की जिंदगी में असली बदलाव नहीं ला पा रही थी, इसलिए मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। तो सबसे पहले मैंने मिर्गी के क्षेत्र में एक प्रिसिजन मेडिसिन स्टार्टअप ज्वाइन किया। वाह! ये देखना अद्भुत था कि आप मरीजों की जिंदगी पर कितना असर डाल सकते हैं। वहीं से मुझे न्यूरोकेयर शुरू करने का आत्मविश्वास मिला, जहां हम मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव ला रहे हैं। हमें बताइए, आपने वास्तव में क्या इजाद किया है? तो ऐतिहासिक रूप से आपके पास दिमाग तक असल में कोई पहुंच नहीं थी। तो अगर आप मानसिक स्वास्थ्य में चीजें करने के तरीके पर जानकारी के आधार पर अनुमान लगाने की कोशिश करते, तो आप सर्वेक्षणों पर निर्भर रहते, शायद पेट या एमआरआई पर भी। लेकिन ये चीजें लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
इसलिए हमने देखा कि ऑन्कोलॉजी में आपके पास पहुंच और बायोप्सी होती है। सूजन संबंधी बीमारियों में खून के नमूने लिए जाते हैं, जैसे सेप्टिसीमिया। हमने कहा कि आज एक तकनीक आ रही है जिस पर मैं कोलंबिया में पोस्ट डॉक के दौरान काम कर रही थी, जिसमें हम मरीज के न्यूरॉन्स तक पहुंच सकते हैं। हम ऐसा कैसे करते हैं? जब मैं अकादमिक क्षेत्र में थी, तब नई तकनीक ब्लड सैंपल को न्यूरॉन्स में बदलने की सुविधा देती थी। तो आप खून लेते हैं, उसे न्यूरॉन्स में बदलते हैं, जो आपके दिमाग का नक्शा होता है। बिल्कुल सही। हम इसे फ्रंटल कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में बदलते हैं, जो मानसिक रोगों से जुड़ा दिमाग का वही हिस्सा है। एक ब्लड टेस्ट से। एक साधारण खून का सैंपल से, एक साधारण ब्लड टेस्ट से, जैसे आप कोई भी दूसरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपका अनुभव बिल्कुल वैसा ही होता है। आप ऐसा करते हैं, ठीक है, आप खून लेते हैं, आप ये मैप बनाते हैं कि फ्रंटल कॉर्टेक्स कैसा दिखता है। मैं इसे बिल्कुल मैप नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, हम एक तरह से, हाँ, मैं कह सकती हूँ कि हम एक रीड आउट लेते हैं कि फ्रंटल कॉर्टेक्स कैसा दिखता है। जैसा दिखता है, और फिर क्या? फिर हम इसे उन दवाओं के संपर्क में लाते हैं जो मरीज को आम तौर पर अपने शरीर पर आजमानी पड़ती हैं। और फिर हम उन दवाओं को रैंक करते हैं कि किस दवा का आपके न्यूरॉन्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ। आखिरकार न्यूरॉन्स ही सक्रिय होकर आपके व्यवहार को बदलते हैं। वाह! तो असल में आप ट्रायल और एरर की परेशानी को लैब में करके दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही। कृपया मुझे बताइए कि क्या इसका इस्तेमाल पहले से हो चुका है? मुझे अपने रोल आउट के बारे में थोड़ा बताइए। क्या ये आ चुका है? क्या लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, हम आज से लोगों के लिए उपलब्ध हैं और बहुत उत्साहित हैं। वाह! हम जिंदगियां बदल रहे हैं। और इज़राइल, अमेरिका व पूरे यूरोप में उपलब्ध हैं। मरीजों के परिणामों पर असर डाल पाना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। क्या अब दुनिया भर के डॉक्टरों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये सिर्फ मनोचिकित्सकों के लिए है या सामान्य डॉक्टरों के लिए भी? ये टेस्ट कौन करता है? और क्या उन्हें पता है कि आप ये कर सकते हैं? और शायद ये एक अलग सवाल है। क्या पारंपरिक, आप जानते हैं, चिकित्सकों की तरफ से कोई विरोध है? तो सबसे पहले कोई भी मरीज हमारी वेबसाइट पर आकर टेस्ट ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि हम सीधे मरीजों के लिए भी उपलब्ध हैं। डीएनए टेस्ट की तरह आप ये टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल सही। वाह, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब कोई भी हमारी वेबसाइट neurocare.com पर आ सकता है और हमारा टेस्ट ऑर्डर कर सकता है, और फिर वे अपने डॉक्टर के पास परिणाम लेकर जाते हैं ताकि उन्हें दवा लिखने में मदद मिल सके। सही। और आप उन्हें एक छोटा-सा, जैसे कि आप उन्हें एक सारांश देती हैं कि आप कौन-सी दवा की सिफ़ारिश करती हैं। बिल्कुल। आप कहती हैं कि ये दवा आपके लिए सबसे अच्छी रही। इस दवा का न्यूरॉन्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ। बिल्कुल सही। ये सबके लिए उपलब्ध है। हम डॉक्टरों के पास भी जाते हैं। हम सबसे पहले मनोचिकित्सकों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन इसका प्राइमरी केयर में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। मनोचिकित्सकों के लिए लंबी प्रतीक्षा सूचियां। मनोचिकित्सा देखभाल की बड़ी समस्या है। लोग मानते हैं कि मैं कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कुछ महीनों के भीतर या अपने बजट में अच्छा मनोचिकित्सक नहीं मिल सकता। ये सच है। ये प्राथमिक देखभाल मरीजों को बेहतर बना सकती है और मनोचिकित्सकीय व्यवस्था का बोझ घटा सकती है। क्या आपने इसकी प्रभावशीलता पहले ही जांची है कि ये कैसा काम करता है? लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहली बार में समझ आ गया। इसके अब तक क्या नतीजे हैं? हमारे पास बेहतरीन नतीजे हैं जो दिखाते हैं कि हमारी प्रभावशीलता सामान्य डॉक्टरों से कई गुना ज्यादा है। ये अध्ययन कुछ हफ्तों में प्रकाशित होंगे और हमें उम्मीद है कि यह जल्द लाइव होगा। और फिर हमारे पास असली दुनिया के नतीजे भी आ रहे हैं जो हमारी पूरी टीम पर बहुत असर डाल रहे हैं, जहां मरीज हमें बता रहे हैं कि सालों तक तलाश करने के बाद अब आखिरकार वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। तलाश करने के। बिल्कुल। हमें कुछ कहानियां सुनाइए। आप क्या सुन रही हैं? तो सबसे पहले एक मरीज 19 साल की जो साइकिल चला रही थी। वाह! बहुत सारे, बिल्कुल। 30% मरीज जो हमारे पास आ रहे हैं वे युवा वयस्क हैं, क्योंकि आज की समाज में उन्हें बहुत चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। उन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, हमने बात की थी कि ये आंकड़े कितने ज्यादा हैं। 56%? ये तो पागलपन है। और युवाओं में 14 से 18 साल के बीच आत्महत्या सबसे बड़ा, क्या आप मजाक कर रहे हैं, मौत का सबसे बड़ा कारण है। माफ कीजिए, आत्महत्या दूसरा सबसे बड़ा कारण है, पहला दुर्घटनाएं हैं। लोगों की जान लेने वाली सबसे बड़ी बीमारी मानसिक बीमारी है। तो हमें निश्चित रूप से उस आबादी में निवेश करना चाहिए। उन्हें इन तरह के नए अवसरों तक जितनी जल्दी हो सके पहुंच दिलानी चाहिए। तो ठीक है, हमें उस 19 साल के लड़के के बारे में बताइए।
19 साल की उम्र में उसने पहले ही 4 दवाइयां आजमा ली हैं। और इसमें समय लगता है कि आप दवा आजमाएं और फिर समझें कि ये आपके लिए नहीं है। हर दवा में 2-3 महीने लगते हैं। कुछ के तो बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना? सोचिए, 19 साल की लड़की जिसका वजन बढ़ रहा है, पसीना और दिल की धड़कन तेज है, और इस उम्र में सामाजिक संबंध भी नहीं बन पा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर डालता है। ये आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देता है। बिल्कुल। ये उम्र नाजुक है। आप नहीं चाहेंगे कि गलत दवा पर 1 हफ्ता बर्बाद हो। नहीं। 1 हफ्ते की तो बात ही छोड़िए, आंकड़ों के मुताबिक औसतन 18 महीने बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक युवा महिला है जो कई दवाएं आजमाने के बाद आई थी। बिल्कुल सही। टेस्ट करवाया। और इसने उसके लिए एक नई दवा की ओर इशारा किया। उसने इसे पहले कभी नहीं आजमाया था, तो उसने ये दवा शुरू की और 2 से 3 हफ्तों के भीतर ही उसका मूड बेहतर होने लगा। अब वो हमारे टेस्ट, हमारे नतीजों के आधार पर ट्रायल और एरर प्रक्रिया की बजाय बेहतर जीवन गुणवत्ता के साथ जी रही है। ये कमाल है। क्या ये पूरी दुनिया में उपलब्ध है? इजराइल, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका। वाह। तो मुझे बताइए, मेरा मतलब है आप एक वैज्ञानिक हैं, आप एक ब्रेन साइंटिस्ट हैं। भविष्य तो इसी प्रिसीजन मेडिसिन के क्षेत्र में होना चाहिए, है ना? क्या आप इसे अन्य क्षेत्रों में भी देखती हैं? हाँ, कैंसर ने प्रिसीजन मेडिसिन में अग्रणी भूमिका निभाई है। 75% नई दवाओं का उनके पास एक प्रिसीजन मेडिसिन बायोमार्कर होता है, कोई ना कोई बायोमार्कर जो ये बताता है कि आपको ये दवा लेनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक्स है। आप जानते हैं, मुझे BRCA एक जीन और ऑन्कोलॉजी में मौजूद तमाम जीनों के बारे में बस इतना ही पता है। हाँ। और कैंसर में सफलता दर अब बहुत ज्यादा है, अगर तुलना करें कि 50 साल पहले क्या थी। और वो दौर अब सभी अलग अलग क्षेत्रों में आ रहा है। तो ऑन्कोलॉजी में ये 75% है, बाकी क्षेत्रों के लिए ये 47% है। तो बाकी क्षेत्र भी अब बराबरी कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सोचता है कि एक ही तरीका सबके लिए सही है। लगभग किसी भी चीज के लिए, यहाँ तक कि स्टैटिन्स के लिए भी आपको चुनना पड़ता है। ADHD की दवाओं के लिए भी आपको चुनना पड़ता है। अब इसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। जब आपने पहली बार बताया, मैंने अनुरोध किया कि आप ADHD क्षेत्र में जाएं, क्योंकि 2 ऐसे बच्चों की मां होने के नाते जो ADHD की दवाएं ले रहे थे, हमें ट्रायल और एरर के कारण कई नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़े। आप जानती हैं, अपने बच्चे को कोई भी दवा देना पहले से ही काफ़ी मुश्किल होता है, जिसे मैंने सालों तक टाला। लेकिन फिर अगर आप उन्हें गलत दवा दे दें तो बहुत बुरा लगता है। क्या भविष्य में न्यूरोकेयर से इसकी उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, मैंने सुना फ्लो, और यही हमारा अगला उपयोग क्षेत्र होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 2027 या 2028 में कभी। मेरा मतलब है आप उसी दिमाग को देख रहे हैं, है ना? तरीका वही है, लेकिन अब आपको, मेरा ख्याल है, डेटा सेट्स को भरना होगा। हाँ, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। बिल्कुल, जैसे दिमाग को देख पाना अचानक से उस क्षेत्र में लगभग हर स्थिति पर काम करने का रास्ता खोल देता है। और ये तथ्य कि हम इसे बड़े पैमाने पर तेजी से, या आप जानते हैं, ऐसे समय में उत्पाद के रूप में बना पाए हैं जो इंसानी व्यवहार के लिए उपयुक्त है, यही असली तकनीक है। यही असल में न्यूरोकेयर करता है। अब हम इसे विभिन्न उपयोगों में लागू कर रहे हैं। पहला मामला डिप्रेशन है, दूसरा ADHD होगा। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे माता-पिता को बहुत बहुत खुश करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं, मैंने तो लगभग कुछ मनोचिकित्सकों और न्यूरोलॉजिस्ट्स का अपमान ही कर दिया था जब मैंने कहा कि आप जानते हैं, सब ने कहा कि आपको इस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और मैंने पूछा, क्यों? ये तो सब ट्रायल और एरर है। वे कहते थे, नहीं। मैंने कहा, ये ट्रायल और एरर है। माँ होने के नाते जानती हूँ, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि ADHD में माता-पिता इंतज़ार करना चुनते हैं, बजाय इसके कि वे अपने बच्चे के लिए कुछ गलत करें। बिल्कुल। तो डिप्रेशन में जब आप डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलेंगे, तो वो शायद आपको दवा लिखेंगे, और हमारे लिए भी साथ-साथ दवा लिखेंगे। जब तक आप दवा इस्तेमाल करेंगे, हमारे नतीजे इनबॉक्स में होंगे, जिससे आपको ट्रायल और एरर में महीनों नहीं लगेंगे। ADHD में हमें लगता है कि लोग इसे शुरू में ही इस्तेमाल करना चाहेंगे, समय लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनका बच्चा पहली बार में ही सही दवा से शुरुआत करे। सही है, इसमें चाहना या ना चाहना नहीं, पहली बार करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। तो आपने ये स्टार्टअप इज़राइल में शुरू किया। तो अब आप असल में स्टार्टअप नेशन का हिस्सा हैं। तो हमें थोड़ा बताइए कि यहाँ काम करना कैसा है? यहाँ ये करना आपके लिए कहीं और की तुलना में आसान था या मुश्किल? क्या यहाँ लोग नई चीज़ें आजमाने में ज़्यादा उत्साहित हैं? क्योंकि आप मेरी तरह यहाँ पैदा नहीं हुए थे।
हम दोनों प्रवासी हैं। आपके लिए यहाँ ये करना कैसा था? मुझे लगता है ये शानदार फैसला था। इज़राइल एक इकोसिस्टम है, खासकर जीवन विज्ञान में। बहुत ही ऊर्जावान है। मुझे लगता है वहाँ जीवन विज्ञान में सबसे अधिक पीएचडी धारक हैं। आपकी टीम में शामिल होने के लिए बेहतरीन लोग हैं। हर कोई जोखिम उठाने या स्टार्टअप नेशन जैसी सोच रखने में सक्षम है। इसलिए कई प्रतिभाशाली लोग शुरुआती स्टार्टअप्स में जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। ये सोच दूसरे देशों में नहीं मिलेगी। इसलिए आप उच्च गुणवत्ता वाले लोगों और ऐसा इकोसिस्टम पाएंगे जहां सब एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर यरूशलेम के इकोसिस्टम में नीति पक्ष से जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है। आपने मास चैलेंज जैसे चुने हुए पहले एक्सेलरेटर में शुरुआत की। मैं आपसे सहमत हूँ कि यहाँ का इकोसिस्टम सहयोगी है। बिल्कुल सही। जब हमने वास्तव में अपनी कंपनी शुरू की तो हमें इज़राइल के स्टार्टअप नेशन और यरूशलेम के इकोसिस्टम के कई पहलुओं से बहुत लाभ मिला। पहले, शानदार मास चैलेंज एक्सेलरेटर प्रोग्राम। दूसरा, हम बायोगिव में थे, जो एक अनोखी जगह है। ऐसी जगहें दुनिया में कम हैं। ये एक लैब है जहां आप जगह किराए पर ले सकते हैं। एक अस्पताल में। हिब्रू विश्वविद्यालय के गिवात्राम परिसर में। और ये तथ्य कि ये यहाँ इज़राइल में मौजूद है और ये यरूशलेम में है, ये बहुत अनोखा है, क्योंकि अब दुनिया भर में और भी कई अलग अलग शहर हैं। लेकिन इज़राइल को ये इतनी जल्दी कैसे मिल गया? ये बहुत ही नवोन्मेषी है। किंग लैब। बिल्कुल सही। क्या ये दुनिया में सबसे पहले में से एक था? बिल्कुल सही। ये दुनिया के पहले में से एक था और इज़राइल को ये पहले मिलते हैं क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। इज़राइल अवसर देखता है और अगर नवाचार बढ़ाना है तो उसे अपने लोगों को देता है। तीसरा हिस्सा था कि हमने इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी की फंडिंग ली, जो कंपनियों की शुरुआत में मदद करता है और यरूशलेम में होना और भी फायदेमंद है। इससे जोखिम कम हुआ और शुरुआती डेटा मिला जिससे साबित हुआ कि हम मरीजों के न्यूरॉन्स पढ़ सकते हैं और उत्पाद पर काम शुरू कर सकते हैं। किस पल पर आपको लगा कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? और कब सोचा कि हे भगवान, हम न्यूरॉन्स पढ़ सकते हैं? मुझे उस वक्त पर वापस ले चलिए। क्या ये कुछ ऐसा था जिसे आप बार बार कोशिश कर रही थी और फिर अचानक हो गया, या ये पहले से आपके दिमाग में था? किस पल पर आपने सोचा कि मुझे लगता है मैं ये करने जा रही हूँ? मेरा मतलब है, मैंने मासूम आत्मविश्वास के साथ ये करने का फैसला किया था जब मैं इज़राइल गई थी। लेकिन असल में ये तो हाल ही में हुआ जब हमें बड़े पैमाने पर डेटा मिला। आप जानती हैं, मुझे पता था आप न्यूरॉन पढ़ सकती हैं। मैंने कोलंबिया में 5 साल न्यूरॉन पढ़ने में लगाए, वो भी मैन्युअली। मैं पढ़ रही थी, एक साथ 2-3 न्यूरॉन पढ़ना भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूँ। लेकिन इसे प्रोडक्ट के रूप में विकसित करना और इसे प्रोडक्ट के रूप में विकसित करके दिखाना कि ये असली मरीजों के लिए, असली जिंदगी में और पर्याप्त बड़े पैमाने पर भविष्यवाणी करता है, यही वो चीज़ है जो अभी अभी उस पेपर में आई है जिसे हम प्रकाशित करने वाले हैं। और हाल ही में हम वो डेटा सामने लाने में सक्षम हुए हैं और अब हम इसके बारे में कॉन्फ्रेंसों में वगैरह वगैरह बात करना शुरू कर सकते हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि हमने इसे बड़े पैमाने और पूर्वानुमान योग्य बना दिया है। वो कब था? ये 6-8 महीने पहले की बात है। सच में वो पल कैसा था? वो बस एक बड़ी राहत थी क्योंकि मैंने अपने आसपास कई लोगों को इकट्ठा कर लिया था। आपने इतनी फंडिंग जुटाई और ये सब बनाया। और उसे देखना, वो भी एक ज़बरदस्त संतुष्टि थी। ऐसा लगा कि इससे वही बदलाव आएगा जिसकी हमें उम्मीद थी, क्योंकि इसका सच में असर पड़ता है। क्या इस क्षेत्र में कई प्रतिस्पर्धी हैं? क्या ये पहली बार है? क्या ये कंपनी अकेली है जो ये कर रही है? ये इकलौती कंपनी है जिसके बारे में हमें पता है कि ये कर रही है। ये तो कमाल है। ये बहुत रोमांचक है। इज़राइल में बहादुरी चाहिए, है ना? हमारा काम चुनौतीपूर्ण था। और ये आप और एक और महिला है। बिल्कुल। तो ये एक महिला द्वारा चलाई जा रही, आप जानती हैं, लाइफ साइंसेज स्टार्टअप है। बिल्कुल, ये मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों के नजरिए को बदल देगा। ये बिल्कुल है। वाकई में अविश्वसनीय है। और फिर पूरा दिमाग। तो ADHD के बाद हम मिर्गी के क्षेत्र में भी काम करना चाहेंगे। तो न्यूरोलॉजी पहले से ही, आप जानते हैं, हमारे नज़र में है। हम पहले से ही दवा कंपनियों के साथ काम करते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। हमने अल्जाइमर रोग और मनोरोग में भी मदद की है। तो हम वाकई में पूरे दिमाग के क्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं। खैर, ये बहुत रोमांचक है। सवाल है कि मानसिक और तंत्रिका स्वास्थ्य में अंतर क्यों किया जाता है? क्यों, मैं कभी समझ नहीं पाई। मैंने कभी तुम्हारा जिगर 2 टुकड़ों में नहीं काटा है। मुझे समझ नहीं आया कि न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है और अपॉइंटमेंट क्यों लेनी होती थी।
शायद हम जल्दी ही वो फर्क मिटा देंगे, है ना? क्या एआई ने आपको आगे बढ़ाया है? बिल्कुल, ऐसी कई चुनौतियां थी जिन्हें हमें पार करना था ताकि न्यूरॉन्स सभी के लिए उपलब्ध हो सके। सही है। तो एक है जैविक चुनौतियां, जैसे कि खून लेना और उसे न्यूरॉन्स में बदलना। और दूसरी चुनौती है उन्हें पढ़ना, क्योंकि असल में वे बहुत जटिल होते हैं। सही है। ये नक्शा, ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क जिसकी कनेक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, आप एक इंसान के तौर पर उस स्तर की कनेक्टिविटी को एनोटेट करने में हजारों घंटे बिता सकते हैं। और यही है। हम करते हैं और फिर इसकी तुलना दवा से करनी होती है। और फिर आप ऐसा करते हैं, आप हर दवा के साथ बिल्कुल वैसे ही करते हैं। इसे फिर से करना पड़ता है। इसे 3 बार हजारों न्यूरॉन्स पर दोहराना पड़ता है। मैंने वहां पोस्टडॉक रहते हुए 5 साल बहुत मैनुअल काम किया। अब हमारे एआई एल्गोरिदम से हम कनेक्टिविटी का स्तर तुरंत पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सहायक साबित हुआ है। ये वेरिएंस भी हटा देता है। इंसान एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। और अब हमारे पास ये जानने के लिए एक भरोसेमंद माप है कि किसी मरीज के न्यूरॉन्स ने कैसे प्रतिक्रिया दी। ये तुरंत, विश्वसनीय और मजबूती से होता है। मेरा मतलब है, आपको सच में बड़ी उपलब्धि का एहसास होना चाहिए। लगता है आप अभी शुरुआत ही कर रही हैं। बिल्कुल, आप सच में उन तमाम न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को ठीक कर सकती हैं जो हम सभी को प्रभावित करती हैं। जैसा कि आप कहती हैं, हर कोई किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है। मेरी माँ अल्जाइमर से चल बसी। उम्मीद है जब मैं उनकी उम्र का हूँ तब तक आप मुझे ये ना हो ऐसा कोई तरीका ढूंढ लेंगी। तालिया। कोई दबाव नहीं। अच्छा, आपने मुझसे एडीएचडी का हल निकालने के लिए कहा था। तो मैं यहाँ हूँ। लीजिए, आप डिप्रेशन का हल निकाल रही हैं, आप एडीएचडी का भी हल निकालने वाली हैं। और ये बहुत प्रेरणादायक है कि आप सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि एक माँ भी हैं और आप सब कुछ संभाल लेती हैं। आप जो कर रही हैं उसका वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव है। मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ जिनका लोगों को बेहतर करने, उन्हें ठीक करने में आपके जितना असर है। और ख़ासकर अब आप जानती हैं, जब हम यहाँ इज़राइल में इतनी सारी परेशानियों से गुजरे हैं, जब हमें दुनिया भर में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, सामान्य तौर पर भी, लेकिन ख़ास कर यहाँ 7 अक्टूबर के बाद, ये आपको ज़रूर बहुत संतुष्टि देता होगा कि आप वास्तव में सैनिकों की, पीड़ितों की और उन लोगों की मदद कर सकती हैं जो 7 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से टूट गए थे। बिल्कुल। तो जब मैं इज़राइल आई तो मैं हमेशा वहाँ बैठकर निराश हो जाती थी, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ इतनी अद्भुत इज़राइली तकनीक बनाई जा रही है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इज़राइल में उपलब्ध ही नहीं है। उसे बेच दिया गया था। या तो उसे बेच दिया गया था, या अमेरिका उनका पहला बाजार था, इसलिए उसे अपने ही बाजार यानी इज़राइल में लाने की ज़रूरत नहीं समझी। कुछ उपभोक्ता उत्पाद मरीजों की ज़िंदगी में ख़ास फ़र्क नहीं लाते। मैं कुछ नई तकनीकों को देख रही थी जो नवजात शिशुओं के लिए हैं। आप जानती हैं, ये जीवन रक्षक तकनीकें हैं, लेकिन मुझे इजरायली तकनीक के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा। और वो मेरा मकसद नहीं था। मैंने अलिया किया, मैं एक ज़ायोनिस्ट हूँ, मैंने किसी वजह से अलिया किया और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था, ख़ासकर 7 अक्टूबर के बाद, कि ये टेस्ट यहाँ इज़राइल में उपलब्ध हो। हमने पूरा जोर लगाया और ये पक्का किया कि ये हमारे लिए प्राथमिकता रहे। यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय की नौकरशाही के कारण ये आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे लिए एक प्राथमिकता थी। हम बहुत खुश हैं कि हम इसे इज़राइल में भी लॉन्च कर सकते हैं और 7 अक्टूबर के बाद की पीड़ा को थोड़ा कम करने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है ये केवल छोटी छाप नहीं है। कालिया, कोल हाकावोद, आपके शानदार काम के लिए बधाई। ये सचमुच प्रेरणादायक है। और आप सभी के लिए बस ये जान लें कि न्यूरोकेयर एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिससे आप जानते हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। और इसे एक अद्भुत महिला प्रवासी यहाँ यरूशलेम में तालिया कोहेन सलाल और न्यूरोकेयर ने बनाया है। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।